कमज़ोर हैं। चलो चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। ये वाला किसी क्या नहीं हुआ? रूलिंग द कंट्री साइड। Now, this is a historical event which is pictograph that company has taken the rights of दीवानी। अपनी बुक में देखो तो किसकी बंगाल की, उड़ीसा की और बिहार की। तो ये एक ऐसा फिगर है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पर्सनल पेंटर से कहा ये मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिली है, तुम इसकी पेंटिंग बनाओ और चलो हमारे साथ कोर्ट में, दरबार में, वहाँ देखो कौन कौन कहाँ है, नोट करो और एक पेंटिंग बनाओ, वो हम अपनी दीवार में टांगेंगे। ये कंपनी को बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है, क्योंकि दीवानी का मतलब है कि जो पैसा या टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। तो उससे अब क्या होगा बताओ कि जो इंग्लैंड से या ब्रिटिश कंट्री से गोल्ड आता था और गोल्ड से ये लोग कॉटन और सिल्क लेते थे, वो नहीं लेना पड़ेगा। जो इनको यहाँ पर दीवानी का अधिकार मिला है यानी रेवेन्यू कलेक्शन का, उसी पैसे से ये लोग और सामान खरीद पाएंगे। बट दे वर इंटरेस्टेड ओनली इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दे डोंट वांट टू टेक द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बिकॉज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मैनी पर्सनस आर नीडेड। तो उनको बहुत लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये प्रिफर किया कि जो पहले के राजा लोग हैं या पहले के जो भी जमींदार हैं उन्हीं को दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि भाई ये तुम्हारी ज़मीन है लेकिन तुम हमें इतना पैसा दोगे तभी कंपनी तुमको इसका राइट देगी, ये हमारी ज़मीन है, हमको दीवानी मिली है। तो दे प्रिफर दिस कि उनको सिस्टम चलाने दो, उनसे हम लेंगे। वी हैव टू कंट्रोल देम बट वी हैव नॉट टू इग्नोर देम। हमें उन्हें कंट्रोल करना है, लेकिन जो जिनकी हिरार्की चली आई है, पूरी डायनेस्टी, उनका बेटा, उनको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना है कि हटा दो। तो कंपनी ये चाहती थी कि हमें रेवेन्यू मिले, वही राज करते रहे, उनको उनकी पावर, उनका जेस्चर, उनकी प्रेस्टीज मिलती रहे और हमको पैसा मिलता रहे। दे डोंट वांट टू एडमिनिस्ट्रेट और रूल इन इंडिया, ऐसा उनका मानना था। वो सिर्फ ब्रिटिश में पैसा और साथ में कॉटन और सिल्क भेजना चाहते थे। तो देवर ओनली प्रेफरिंग, तो उन्होंने इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो आप इसमें देखिए कि क्लाइव को दिखाया गया है। और क्या मुगल बादशाह कौन है, मुगल एम्परर, मुझे लगता है 1765 में ये औरंगजेब ने इनको ये दिया था। क्योंकि पीछे की हम जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उसमें भी हमने ये बात देखी थी कि औरंगजेब ने इनकी दी थी। बंगाल की तो औरंगजेब ने ही दी थी। तो औरंगजेब ने उनको इन सब की, उन्हीं के अंदर में ये सब था। एंड रॉबर्ट क्लाइव स्टैंड, ये जो टेंट बना हुआ है रॉबर्ट क्लाइव का है, टू प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव, उन्हीं के यहाँ पर हुआ है। फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस भी थे एंड इट इज द ग्रैंड इवेंट विच हैज टेकन प्लेस। अब आगे की बात देखो, तो एक चीज लिख लें कि हाँ, औरंगजेब तो मर गया था 1707 में। अभी देख लेते हैं कि 1765 में 1707 में वो मर गया था ना। यस सर। तो फिर ये 1765 इवेंट किसने किया होगा? औरंगजेब ने पहले ही वो दिए थे ना। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। Who has given Diwani rights to Robert Clive in 1765? मुगल एम्परर शाह आलम II। शाह आलम II किसने दिया था? शाह आलम I हुआ था और शाह आलम II। शाह आलम
उनके बाद बहुत सारे हुए, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम 1, शाह आलम 2, बहादुर शाह जफर, ऐसे और भी होते गए, जिनकी धीरे धीरे पावर श्रिंक होती गई क्योंकि वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्ड नहीं थे और वो सिर्फ शान शौकत में रहते थे और शराब में डूबते थे। नाउ दैट इज ऑन 12 अगस्त, आज की डेट हो गई 1765, आगे हुआ होगा मुगल एम्परर शाह आलम 2। मुगल शाह आलम 2 handed over दीवानी राइट्स। तो दीवानी राइट्स का क्या मतलब है? कलेक्टिंग रेवेन्यू, कलेक्शन रेवेन्यू राइट्स। बिल्कुल सही बात है, राइट ये ज्यादा अच्छा सेंटेंस है। तो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, सो दीवानी राइट्स टू रॉबर्ट क्लाइव। वैसे रॉबर्ट क्लाइव पिछले चैप्टर में आपने देखा था, ये मद्रास का गवर्नर था, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल में गया था उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, जो वहाँ का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। किसके किसके दिए थे? टू रॉबर्ट क्लाइव ऑफ 3 स्टेट्स। दैट स्टेट्स कौन से? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों पे दिए। उड़ीसा। अब आगे देखिए, तो इससे ये कंपनी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी कि उसे जैसे मर्जी वहां से वो कलेक्ट कर सकती थी। बट द कंपनी वाज एलियन। एलियन का मतलब समझते हो, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक एलियन देखा है, जो बिल्कुल अपरिचित हो उसको क्या कहते हैं? एलियन। तो वो भारत के रीति रिवाज से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो पैटर्न से वो परिचित नहीं थी, तो वो यहाँ तो एलियन कही जाएगी ना। एक फॉरेनर आ जाए उसको लोग ध्यान से देखने लगते थे यहाँ पे, ये कौन आ गया, कहाँ से आ गया, तो वो एलियन ही थी। तो उसने सोचा कि हम यहाँ से पैसा तो कलेक्ट करेंगे लेकिन वी शुड नॉट यहाँ का डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहती थी, क्योंकि अभी अभी नई नई राइट्स मिली थी, उसके पास इतनी मिलिट्री पावर भी। अच्छा, तो रेवेन्यू फॉर द कंपनी, अगली हेडिंग क्या है? रेवेन्यू फॉर द कंपनी। सो फॉर, अगला फिगर देखें, इसमें दिखाया गया है कि वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद। बंगाल में पहले पीजेंट्स क्या करते थे कि हफ्ते भर का पूरा सामान लाते थे और मार्केट लगती थी। तो इसमें इधर देखो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सो वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद, देखो बुक नहीं है क्या, तो बीच में रखो, वो भी तो देखे। यही हुआ ना कि वो अपने तो घर से weekly सामान लाके बेचते थे। सामान अपना जो एक हफ्ते भर में वो उगाते थे, कहीं से जिसके पास हो जाता था। यहाँ पर भी कभी कभी बुद्ध बाजार कहीं नहीं लगती ऐसे, तो वीकली मार्केट लगती थी, तो दे वर सेलिंग। और यहाँ साइड में आप देख रहे हो हुबली रिवर भी दिखाई गई है, देखो उसी फिगर में देखो, और एक पेज पहले, पहला पेज देखो ना, लाइन से चलना है और हुबली रिवर है। और यहाँ मुर्शिदाबाद में ये लोग क्या करते थे कि अपना सामान बेचते थे। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ने क्या किया, रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, वो लार्ज रेवेन्यू चाहती थी। कंपनी वाज वांटिंग फॉर लार्ज रेवेन्यू, सो इट प्रेशराइज्ड। तो वो वहाँ के जमींदारों को उसने क्या किया, प्रेशराइज किया टू गिव देम द लार्ज रेवेन्यू। वही ज़मीन तुम्हारी लेकिन हमको लार्ज रेवेन्यू दिया जाए। अब देखो कि सो इट्स was unwilling to set up regular system of collection, लेकिन उसे कोई रेगुलर सिस्टम नहीं करना था। तो इसलिए बिफोर 1865 कंपनी परचेज्ड, क्योंकि कंपनी जो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या उसका वहाँ पर कपड़े का बाजार था बेटा?
कपड़ा वहाँ बेचती थी, तो Yes, कपड़ा sir. बेचती थी तो यहाँ से वो कॉटन और सिल्क ले जाएगी ना, उसी कंपनी का वहाँ कपड़े का भी मार्केट था, फैक्ट्री लगी हुई थी। सर इंडिगो भी लेकर जाती थी। इंडिगो का अब उसी का ही सर, चक्कर क्या है, है, सर? इंडिगो का ही है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ से कॉटन कच्चा माल लेना, रॉ मटेरियल। सर क्योंकि इंडिया में अच्छा कॉटन सो कंपनी वाज परचेजिंग, ठीक है, कॉटन एंड सिल्क इन प्लेस ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वो पहले क्या करती थी, Gold So, coins मंगवाती थी। company was, हाँ, 1765 परचेजिंग, ये 1765 से पहले क्या करती थी, परचेजिंग कॉटन, फाइन कॉटन था, भारत का कॉटन विश्व में सबसे फाइन था, कॉटन एंड सिल्क, हमारा सर लास्ट ठीक है, बाई एक्सचेंजिंग गोल्ड कॉइन। लेकिन अब क्या हो गया था, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कलेक्टिंग डिबेट now they have rights to collect revenue. Now after दीवानी rights, जब उनको दीवानी का अधिकार मिल गया, दीवानी rights, they want to collect more revenue. सर सर 1865 होगा। कितना इसमें तो लिखा तो है ना 16 before the company had purchased by 1865 ही है, 1765 कौन बोल दिया, देखो 1765 में तो उसे मिला था, लेकिन धीरे धीरे 100 साल बीत गए। सुन लो, ऐसा तुरंत मिला और तुरंत ही वो नहीं चाहेगी, धीरे धीरे पहले दीवानी राइट्स थी, पहले उसे छूट मिली थी कि तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यहाँ से सामान ले जाओगे तो टैक्स, ये शाह आलम 2 ने दिया था, ठीक है। शाह आलम 2 ने इसमें क्या किया, देखो कि दो अलग अलग चीज़ें हुई हैं, एक हुआ है कि टैक्स में रिबेट हुआ है जो कि औरंगजेब ने दिया है, और एक है दीवानी राइट्स, इन दोनों में हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। पहले जो पिक्चर बनाई है पिछले उसमें ये था कि तुम यहाँ से सामान ले जाओगे तो तुमको क्या होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, और ये है कि तुम यहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हो। ये दूसरी ही बहुत बड़ी चीज़ है कि यहाँ के किसानों से तुम पैसा कलेक्ट करो, ये तो दीवानी राइट्स हो गए ना। तो 100 सालों की कहानी पिछले चैप्टर में कि कैसे कैसे उसने जगह जगह पर आप देखोगे कि हराया दूसरे लोगों को, ठीक है कि नहीं, बंगाल पर कैसे अधिकार किया, वो सब धीरे धीरे आपने देखा कि वो क्या कहते हैं कि पैरामाउंट सी की पावर है, वो सब तो आपने देखी ना। अब जब 100 साल बीत गए, उस समय भी शाह आलम था, तो शाह आलम ने उसको रेगुलराइज कर दिया, ठीक है तुमको यहाँ की दीवानी की अब मिलेगी, तुमको पैसा मिलेगा। एक है कि टैक्स से छूट मिलेगी, और अब क्या था कि पैसा भी मिलेगा यहाँ के लोगों, तो ये तो बड़ी बात हो गई ना। तो वो 1707 की इवेंट है और ये 1760, लेकिन अभी और 100 साल बीते, और 100 साल बीतने के बाद कब यहाँ से यहाँ तक देखें हुआ, 100 साल में कंपनी इतनी पावरफुल हो गई, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग्स को या सिस्टम को छेड़छाड़ करे। इट डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब द इंडियन सिस्टम बट वांट टू कलेक्ट एज मच एज रेवेन्यू इट कैन, सो दैट इट कैन परचेज बाय दैट अमाउंट द कॉटन एंड सिल्क, एंड नो गोल्ड इज नीडेड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से ना लाना पड़े, सब यहीं के पैसे से यहीं से खरीद के भेजती चली जाए। तो ये तो भारत का शोषण हुआ कि तुम यहीं से पैसे ले लेके बाहर सामान भेज रहे हो। एक हो कि यहीं से लो यहीं खरीदो, तब तो ये यहीं का हुआ, और तुम बाहर भेजोगे तो ये तो एक तरीके से गलत हुआ ना। तो कलेक्ट मोर रेवेन्यू विदाउट डिस्टर्बिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब इन्होंने इसके लिए क्या किया जरा देखो, तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि बंगाल कंपनी वाज फेसिंग ए डीप क्राइसिस, विलेजर्स सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू कंपनी एट लो प्राइसेस। जो यहाँ के लोग थे उनको बोला गया है कि तुमको अपनी चीज़ें कंपनी को ही बेचनी है, और जो स्मॉल ट्रेडर्स थे या खरीदार थे उनको इवैक्यूएट कर दिया, हटा दिया, साइड कर दिया, कहने लगी कि मुझको ही तुमको बेचना, कंपेल कर दिया, और तुम्हें लो प्राइस पे बेचना है, क्योंकि वो सोचती थी यहाँ से कम माल दाम पे लेके कॉटन सब कुछ वहाँ भेज दो महंगा। पहले तो यहाँ के लोग बहुत अमीर थे, सोने की चिड़िया, 10 लोग खड़े रहते थे,
लेकिन इसने धीरे धीरे फ्रेंच को, स्पेन को, पोर्टुगीज को और डच को सबको साइड कर दिया, पूरी तरीके से सबको भारत से भगा दिया। अब यही खड़ी अकेले, और उसमें भी उसने छोटे छोटे ट्रेडर्स को भी भगा दिया। बोला तुम्हें ये सामान बेचना है 10 रुपए का, 2 रुपए में बेचो चलो। और वो पूरा साल काम कर रहा है, 2 रुपए में तुम्हें बेचेगा तो खाएगा क्या? तो उस ये लाइन लिखी है देखो ठीक उस पिक्चर के ऊपर, कंपनी कंपेल्ड आर्टिजन्स जो या फिर फार्मर्स टू सेल देयर प्राइजेस टू कंपनी ओनली एट लो प्राइजेस। मिला किसी को? ये लिखा है इसमें कि कंपनी ने कंपेल किया लोगों को टू सेल, यानी यहाँ पर है कि किसी को दिखा कि नहीं दिखा। नाउ फोर्स्ड टू सेल, देखो छठी लाइन है, 6th लाइन, कंपनी कंपेल्ड टू सेल देयर गुड्स टू। अब इससे क्या हुआ बताओ? मिली लाइन ये वाली, मिली कि नहीं मिली? यहाँ पे है ये लाइन, ये फोर्स्ड है ना। अब इससे क्या हुआ? जब तुम लोगों को पैसे नहीं दोगे, खाने का नहीं होगा, तो क्या फेमाइन हो जाएगा? और फिर बंगाल में फेमाइन आया, जस्मिता। और क्या तुम जानती हो इस भुखमरी में कितने लोग बंगाल के मारे गए? यानी 1 करोड़, जो कि बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन थी, वो साफ हो गई क्योंकि तुमने पैसा उनको दिया नहीं खाने पीने का, सब सामान उनसे ले लिया। सो उससे क्या हुआ बताइए? सो द पीपल ऑफ बंगाल बीइंग पुअरर, तो उससे धीरे धीरे पुअरर हो गए। एंड और कब फेमाइन आया? पीपल का मतलब है एक तरीके से मोस्टली तो 85% तो फार्मर ही थे। तो पीपल ऑफ बंगाल ड्यू टू हाई जो उनका रेवेन्यू था, ठीक है, सो उसकी वजह से क्या हो गया? और ठीक है, नाउ high tax became poorer and उसके बाद क्या हुआ? They have to sell their goods at low price to, yes, and they have to sell at low price to company. Due to these reasons a famine occurred, सूखा पड़ गया, भुखमरी आ गई। तो उनके पास बोने के लिए बीज नहीं थे, वो बोएंगे क्या? डालने के लिए पानी नहीं था, कुछ नहीं, क्योंकि वो कहीं से बैल ले या कुछ भी था ही नहीं। सामान बेच डाला, बैल बेच डाले, हल बेच डाले, प्लोज बेच डाले, बुलक्स बेच डाले, तो उन्हें टैक्स देना है, तो घर बेच डाला। तो ऐसे में क्या वो खेती कर पाएंगे? सो इसकी वजह से नाउ एंड द एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोज साइन ऑफ कोलैप्स, धीरे धीरे कल्टीवेशन सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, पूरी तरीके से ढह गया। एंड इन 1770, अब ये अलग अलग है, ये ईयर अलग अलग क्यों लिखा है? 1775 से 1865 नहीं, जैसे यहाँ पर 17 किसके में लिखा है? हाँ यही होगा, क्योंकि टाइम लाइन बिगड़ रही है। हाँ वही टाइम लाइन होना चाहिए। न्यू बुक पे 1765 अमेंडेड। इसको 1765 कर लो, इसको ठीक कर लो। बहुत सारी बुक में लिखा है, न्यू बुक में समय 1765 है, ठीक है। अब देखो 5 साल बीत गए, कितने साल बीते बताओ सृष्टि? 5 इयर्स में उसने भुखमरी ला दी बंगाल में। 5 साल इतना टैक्स लिया कि वहां पर सूखा पड़ गया। In 1760 the cultivation system was collapsed. सबको सब सामान बेच के टैक्स देना पड़ रहा है, तो फिर कहाँ से खेती करोगे? बीज भी नहीं ला सकते हो। तो कल्टीवेशन सिस्टम
बना ही देता है उनको बंगाल के इसको। जब लालच होती है ना, जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो आदमी सोचता है इसका पेट फाड़ के सारे अंडे निकाल लो, तो वो फिर वो मुर्गी भी मारी जाती है। तो उसने सोचा खूब सारा ले लो, अल्टीमेटली वो खेती खत्म हो गई। सो कल्टीवेशन सिस्टम वाज कोलैप्स्ड। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एंड ए फेमाइन अकर्ड इन बंगाल। जैसे हमें लालच है, हम तुमसे कहें कि रोज 100 प्रैक्टिकल तुम्हें करने होंगे, तो तुम एक ही दिन में बीमार पड़ जाओगे। फिर तो इस तरीके से एंड ए फेमाइन अकर्ड फेमाइन अकर्ड, ठीक है, इन विच 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख, और 10 मिलियन में क्या होगा, 100 लाख, या फिर वो 1 करोड़ हो गया कि नहीं। इससे पता चलता है कि बंगाल की जनसंख्या कितनी थी, बोलो पलक। 1 करोड़। ये तो 3 करोड़ बोल रहे हैं, यानी 1/3 मारी गई, 1 करोड़ तो 3 करोड़ हुई कि नहीं। उनकी भी तो बात सुनो, वो उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि हमने कहा था नहीं 1/3 मारी गई। तेज बच्चों से सीखा करो। सो इन विच 10 मिलियन, दैट इज 1 करोड़ पीपल डाइड, सूखे की वजह से। Which was the 1/3 population of Bengal? Which was 1/3। ऐसा जब हो गया 1770 में, तो यहाँ के लोगों ने बोला, वहाँ पर लेटर लिखा कि यहाँ इतने लोग मारे गए हैं। वो वहाँ ब्रेड बटर खा रहे थे ब्रिटेन में, तो उन्होंने कहा वो कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है भारतीय, उनके मरने से हमको फर्क नहीं पड़ता। तो डाइट विच वाज, यहीं से सामान जा रहा है उनके खाने में, 1/3 पॉपुलेशन। वो तो ये भी कहते थे गोली पे क्या मतलब होता है, बोलो। इंडिया में इंडिया पे गोली नहीं मारनी चाहिए, गोली पे सूखा, फेमाइन का क्या मतलब है, स्कैरसिटी बोलते हो रखा है। हाँ, अकाल भी बोल सकते हैं, सूखा पड़ गया। जमीन में पानी डालने के लिए नहीं था, जमीन चिपक गई, बीच में क्रैक्स आ गए। अब देखो, ऐसा होने के बाद अब कंपनी भी रुइंस हो गई, जब उसको कोई पैसा ही नहीं दे पाएगा, जब खेती नहीं होगी तो कोई टैक्स देगा। तो ऐसे में अब जरा देखें, चार्ल्स कॉर्नवालिस का चित्र अगले पेज में बना है। तो उन्होंने क्या किया, नाउ कंपनी वाज इन रुइंस, सो द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। तभी तुम्हारे घर में, किसी के घर में गमला है, अगर वो फ्लावर पॉट है, क्या तुम्हारे घर में कभी कभी मम्मी खाद भी खरीदती है, फर्टिलाइजर थोड़ा थोड़ा डालने के लिए, कुछ तो एक पैकेट आता है वो डाल देती हैं। अगर आप ज़मीन को फर्टिलाइजर या मैन्योर नहीं दोगे और उससे फसल लेते रहोगे, तो अल्टीमेटली वो फिर फसल देना बंद कर देगी, क्योंकि उसको देना पड़ेगा। लेकिन किसानों के पास पैसे नहीं थे, तो वो खेत में कुछ नहीं डाल पाते थे, बस ऐसे उगाते रहते थे। फर्टिलाइज़र तो महंगा होता है। तो अब चार्ल्स कॉर्नवालिस ने सोचा कि एग्रीकल्चरल कंडीशन सुधारनी पड़ेगी, ये कम से कम ज़मीन को इम्प्रूव तो करें, तभी तो खेती होगी। समझ में आई बात कि नहीं। तो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए कि ज़मीन इम्प्रूव हो जाए और हमको पैसा ना देना पड़े और ज़मीन भी इम्प्रूव हो जाए। तो इन्होंने एक निज प्रथा चलाई। भारत में रेवतदारी थी और एक निज प्रथा थी। तो अब जरा हम इन दोनों में अंतर समझे, इन्हीं पे चैप्टर जाएगा पूरा। तो कौन सी प्रथा थी, यूपी या नॉर्थ साइड में अलग सिस्टम था और साउथ में रेवतवारी का सिस्टम था। हाँ, तो अब हम देखें इन्होंने चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या किया। नाउ मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगन टू फील दैट हैज टू बी इनकरेज्ड दैट द इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैज टू बी इनकरेज्ड। लैंड को इम्प्रूव करना पड़ेगा ना, अगर जहाँ अकाल पड़ गया है वहाँ तो बहुत पानी भी डालना पड़ेगा, बहुत कुछ डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट इन क्वेश्चन, अब देख लो ये कब की बात है, 2 decades, करीब 1793 आ गया, 1770 है। उसके बाद 23 साल तक कंपनी बैठे रहे बिना रेवेन्यू के। जब
सूखा पड़ गया तो कौन क्या उगाएगा? फिर उन्होंने कहा हम पैसा लगाएं कि जमींदार लगाए, कौन लगाए, ये लगाए, लगाना कोई नहीं चाहता। 2 डिकेड्स यानी 23 साल तक उन लोगों ने बहस की, और 23 साल की बहस के बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द राजा एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। जो राजा लोग थे उनसे कह दिया आप जमींदार हो, राजा नहीं है। छोटे छोटे राजा थे, उनको कह दिया तुम जमींदार हो और तुम हमको रेवेन्यू दो। हाँ, रेवेन्यू तुमसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, हर साल उतना ही लिया जाएगा, तो तुम फिक्स रहेगा। तुम ज्यादा अनाज उगाओगे तो वो तुम्हारा होगा। तो वो लोग खुश हो गए, ये तो सही है, ज्यादा टैक्स मिलेगा तो तुम्हारा होगा। तो इन्होंने सोचा अब राजा ज्यादा टैक्स लगाने के चक्कर में जमीन में फर्टिलाइजर डलवाएगा, मैन्यूर डलवाएगा, सोचेगा मुझे ज्यादा अनाज मिले। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो मिलता रहा उसी से देते रहे, और जब नहीं दे पाए तो उनकी जमींदारी भी चली गई। और कभी बीच में ऐसा हुआ कि कुछ सालों बाद ऐसा भी हुआ कि बहुत अच्छी बारिश हुई तो बहुत अच्छी खेती हुई, तो कंपनी को तो उतना ही मिल रहा है, और वो राजा और वो लोग ताल्लुकदार माला माल। अब कंपनी ने सोचा कि जब ये नहीं दे पाते हैं तो सिंपली जमींदारी छोड़ देते हैं, तो कंपनी को तो फायदा नहीं हुआ ना। बोले नहीं है तो नहीं देंगे, और जब ज़्यादा आता है कुछ लोग तो फिर खुद माला माल हो जाते हैं। उन्होंने बोला ये सिस्टम ठीक नहीं, बदलेंगे। कंपनी ने पहले फिक्स्ड रेवेन्यू का सिस्टम रखा था, लेकिन उससे क्या हुआ, लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। और क्या लैंड की कंडीशन देवव्रत सही हो पाई थी कि नहीं? क्या कंपनी ने उसमें फर्टिलाइजर डाला कि जमींदार ने? किसी ने नहीं डाला, बस वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने में ही इंटरेस्टेड रहे, और जब नहीं मिलता था तो छोड़ देते, जमींदारी ले जाओ अपना, नहीं मिलता। और मान लो किसी ने चलाता रहा, कोई अच्छी जमीन है जहाँ बारिश लगातार होती है, बहुत अच्छी हो गई तो वो माला माल हो जाती, तो ये सिस्टम चला। तो ये क्या था, टू नीड टू इम्प्रूव द राजा एंड ताल्लुकदार। सो लिखिए, इन 1793 कंपनी फेल्ट दैट द जो लैंड कंडीशन इज टू बी इम्प्रूव। कंपनी felt that condition of land to be improved. So उन्होंने राजा और ताल्लुकदार को शौर्य किस में बदल दिया? ये सुन के बोलने वालों में से है। वो दूसरा पहले बोल देगा जमींदार सर, जमींदार, कान लगा है दूसरी की तरफ, और दूसरे भी बोल ही देते हैं पहले। सो टू बी इम्प्रूव राजा एंड ताल्लुकदार वर नाउ, उनको क्या कहा गया? रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। उनको जमींदार कहा गया। अब जरा देखें कि और एक इन्होंने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1973 में? अभी रुक जाओ, उसको बताने दो, वो भी तो पढ़ रहा है किताब। हाँ बोलो बेटा शौर्य। हाँ yes, so they have started permanent settlement system. सर ताल्लुकदार में के जगह क्यों आएगा? अच्छा, ताल्लुकदार, ठीक है, ताल्लुकदार they have started and वो बहुत पुराना तेज है, आज नहीं बता पा रहा, लेकिन कभी बताया करता था, इसलिए उसको कम ना समझो। सेटलमेंट सिस्टम इन 1790। अब देखो, सो इस सिस्टम में क्या था, दैट company has fixed a amount for jamindars permanently. So if excess revenue they are getting, then it is owned by them. They have not to hand over it to company. ठीक है? Company in this में क्या किया? Company has
fixed, a permanent revenue. ठीक है, which for जमींदार्स, if they are getting more revenue, then it is of their own. If they are collecting more revenue, then जमींदार need not to give it to company. अब इससे क्या हुआ? कंपनी को फायदा हो गया। कंपनी को नहीं फायदा हुआ। सर वो जमींदार को फायदा मान हो लो गया। फेमाइन होगा तो जमींदार छोड़ देते थे जमींदारी, और फिर वो लोग कहते थे आओ मुर्शिदाबाद की जमींदारी कौन खरीद रहा है, 2 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में, तो लोग कहते थे जमींदारी में नहीं खरीदो, लोग खरीद लेते थे जमींदारी। और फिर उससे क्या होता था कि वो नहीं जमींदार कर पा रहा है तो दूसरा लेगा, थोड़े दिन वो चलाएगा, वो भी नहीं होगा तो वो भी दे जाएगा, उसका 2 लाख भी गया। जमींदारी बेची जाती थी, जैसे कोई नहीं दे पाया तो दूसरे को बेची गई। तो ऐसे अभी भी आप सुनोगे बिहार में कि वहाँ मेरे दादा ने जमींदारी खरीदी थी कंपनी से, तो खरीदते थे लोग। अब जरा देखो प्रॉब्लम क्या आ गई, द प्रॉब्लम however created company officials soon discovered that jamidar were not investing the improvement of land. Jamidar were not interested in improvement of land, and most of the jamidar lost their lands and jamidari was sold to other jamidars, to other persons. Yani jamidars have done nothing to improve the land. तो उससे क्या हुआ? had done nothing. सर वे जमींदार भी कम हो गया था ना खरीदने से, हाँ, लॉस हो गया था। nothing to improve the farmland. उन्होंने जो फार्म लैंड थी या कल्टीवेबल लैंड उसको इम्प्रूव नहीं किया। सम जमींदार have lost, had failed, वो फेल हो गए to give revenue and lost जमींदारी। सर जो हार जा रहे थे वो दूसरों को सर वो मोटिवेट करते थे कि जमींदारी नहीं लेना चाहिए। ये भी हो सकता है। एंड दैट जमींदारी वाज ऑक्शनड टू अदर पर्सन्स। ऑक्शन का मतलब बोली नीलामी होती है। दैट जमींदारी वाज ऑक्शनड टू अदर पर्सन। जमींदारी से लॉस होता है हमारा। हाँ, अब देखो ये सारी कंपनी आई तो अच्छा एक और भी प्रॉब्लम आई। व्हेन द मान लीजिए क्रॉप यील्ड इज गुड, एट दैट टाइम द सरप्लस टैक्स वाज केप्ट बाय जमींदार एंड नॉट हैंडेड ओवर टू कंपनी। तो दोनों तरीके से लॉस हुआ ना। और सर क्रॉप भी अच्छे से नहीं हो पाई। हाँ, क्रॉप भी अच्छे से नहीं हो क्रॉप मान लो कहीं भी देखो ये बहुत बड़ी एरिया है, कहीं पानी बरस गया तो वहाँ अच्छी फसल होगी, कहीं नहीं बरसा तो जहाँ नहीं बरसा वो छोड़ देंगे, और जहाँ बरसा है वो एक्स्ट्रा पैसा रख लेंगे। तो दोनों तरह से लॉस होना है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट है, इसमें रेट बढ़ाया नहीं जाएगा जिंदगी भर, 200 साल तक वही टैक्स रहेगा। ये ऐसा जमींदार को सिर्फ फायदा हो जाता है इससे तो कहीं कहीं जमींदार को फायदा हो रहा है, तो जहाँ नुकसान हो तो वहाँ सिंपली छोड़ दे देते। तो व्हेन क्रॉप यील्ड, यील्ड का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? यील्ड का मतलब प्राप्ति, बहुत ज्यादा। क्रॉप इज मोर, गुड क्रॉप इज देयर, ठीक है ना। क्रॉप यील्ड इज मोर देन एक्स्ट्रा टैक्स गोस टू। फर्टिलाइजर नहीं डालते तो सर वहाँ के वो बोलो इस सेंटेंस को पूरा करो, आ रहा हो। goes to the जमींदार।
तो वो जमींदार को चला जाता था। पर ये भी तो हो सकता था कि सर क्रॉप्स को फर्टिलाइजर नहीं देते तो न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो सकते हैं। खत्म तो हो ही रहे थे। तो ऐसे समय में ये अच्छा, ये जो जमींदार क्या करते थे, जमींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग। तो जमींदार उस जमीन को दूसरों को, जैसे तुम अपना घर किराए पे देते हो, तो वो बट्टे पे, जमीन को बट्टे पे दिया जाता है। लो 2 साल के लिए तुम्हें जमीन अपनी किराए पे दी, इतना पैसा दो, खेती करो और टैक्स दो। टेनेंट को दे दो, पूरी जमीन उसी की है, जमींदार की। वो जिसको जिसको रेंट पे देगा वो खेती करेगा। तो ऐसा होता था। सो कंपनी वाज इन लॉस। अब उसे कुछ नया सिस्टम चाहिए, जिसके बारे में आरव बता रहे हैं, एक मुनरो सिस्टम, ऐसा कुछ चाहिए कि नहीं। सो कंपनी वाज इन लॉस, कंपनी लॉस में चली गई। ओके, अब जरा देखें कि on the other hand in village the farmers found this system as oppressive। उन्होंने इस व्यवस्था को दमनकारी पाया। क्या दमनकारी? सुन लो, मतलब ऑप्रेसिव, दैट इज दे हैव गॉट रिग्रेशन, किसी या ऑपरेशन, कि जैसे जमींदार वाज, ठीक है, टेकिंग एक्सेस टैक्स फ्रॉम देम। कहता है कि अगर तुमने इतनी खेती उगाई है, लाओ 100 किलो उगाई है, लाओ 70 किलो, 100 किलो तुम उगा रहे हो, 70 किलो जमींदार को दे दो। मान लीजिए कि अगर तुम यहाँ 50,000 रुपए की तो एक्टिवा है, तो नेपाल में जानते हो कितने रुपए की है? 1.5 लाख रुपए। वहाँ गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें 50,000 की है तो 1 लाख हमें टैक्स देना पड़ेगा, और 50,000 तुम्हारा, इसका मतलब 2 रुपए की चीज को 6 रुपए देना पड़ेगा, वहाँ इतना टैक्स। वो क्या लिखा था? जमींदारी लॉस। तो गोस टू जमींदारी। सो कंपनी वाज इन लॉस। नहीं सर, हाँ, उधर उसकी ऑक्शन, उसकी नीलामी की गई। क्या की गई? जैसे कोई नहीं दे पाया, जमींदारी छोड़ दी, तो वो जमीन खाली हो गई, अब जमींदार तो चला गया, तो ऐसे में उसकी क्या करनी पड़ेगी? नीलामी। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ? नाउ द फार्मर्स फाउंड दिस सिस्टम, कैसा माना बोलो? ऑप्रेसिव, यानी दमनकारी माना, कि जमींदार उनसे क्या ले रहे हैं? एक्सेस टैक्स ले रहे हैं। तो ये भी देखो ऊपर सबसे लिखा है, यहाँ पढ़ो। ऑन द अदर हैंड द फार्मर फाउंड दिस सिस्टम, क्या पाया? ऑप्रेसिव पाया, कि भाई ये सिस्टम अच्छा नहीं है, हम लोगों का शोषण कर रहा है। So the rent to be paid, so farmers found। तो इससे क्या होगा बताओ? कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे हो कि अब फार्मर्स विरोध करने लगेंगे, और कहीं ये जो है 5th चैप्टर जो तो नहीं बढ़ रहा है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सोच लो, कहीं ये 100 साल बाद वही होने वाला है, बल्कि 90 साल बाद। 57, ये कितना था? 1765 और 1857, तो करीब 90 इयर्स के बाद इसी की वजह से, ये रेवेन्यू की वजह से संग्राम, खूब पैसा लो, खूब पैसा लो। तो अब जो जमींदार थे वो भी बोल रहे थे कंपनी बहुत ले रही है, चलो हम भी तलवार उठाएं, तुम भी तलवार उठाओ, मारे उसको, वो जिसको टैक्स देना पड़ा ना। जमींदार किसानों के साथ मिल गए, बोले हम ना, हमारी जमींदारी जाए और ना तुमको ज़्यादा पैसा देने पड़े, चलो दोनों लोग चलो। हमारे पास भी लठैत हैं, और उनके लठियल्स जो कंपनी के प्लांटर्स थे, उनको प्लांटर्स कहते थे, कंपनी वालों को कहते थे, उनके लठियल्स को मारेंगे, उनके पास लठियल्स। तो इसी ने किसको जन्म दे दिया बताओ? दैट इज 1857 फर्स्ट फ्रीडम फाइट। जो फार्मर्स फाउंड द सिस्टम of tax collection was oppressive, system of tax collection was oppressive का मतलब लिख लो, oppressive का मतलब है दमनकारी, दमन कर देने वाला, ठीक है। So the taxes were high and उस क्यों ऐसा हुआ?
taxes were high and they had to take loan from money lenders. उनको जो है पैसा देने वालों से, मनी लेंडर्स होता है ना, जो ब्याज खोर होते हैं, तो उनको मनी लेंडर से पैसा लेना पड़ता था कि भाई उनसे पैसा लेके उनको दो टैक्स. एंड they have to take money या lend का मतलब समझते हो, पैसा उधार पर लेना. Take loan, lend money from money lenders to pay taxes. अच्छा, आप बताओ क्या होगा अगर मान लो वो मनी लेंडर्स को पैसा नहीं दे पाएंगे, तब क्या होगा? दोनों तरफ से गए, वो उनकी जमीन ले लेगा, घर ले लेगा. देखो, जमींदार को नहीं दे पाए टैक्स तो वो जमीन ले लेगा, और मनी लेंडर्स को नहीं दे पाए तो घर ले लेगा. घर से भी गए और जमीन से भी गए, सड़क पे ही आ गए, कुछ नहीं बचा. तो दे फेल्ड टू पे. सो अब ये क्या हो गया? ही वॉज एविक्टेड फ्रॉम द लैंड. तो ऐसी स्थिति में जब वो नहीं पे कर पाते थे तो वो उनकी जमीन से खाली कर देता था. बेटा, अनमोल महल क्या होता है? महल. करेक्ट. हाँ, आप बोलो. विलेज और टाउन. हर चीज सुन जाते हो. कहीं इन लोगों ने पढ़ तो नहीं लिया? तो तुमसे पहले पढ़ा ना वो. हर चीज ये कैसे पहले तुमसे जीत जा रहा है नहीं, और तुम देखो. हाँ, बोलो. ग्रुप ऑफ विलेजेस. ग्रुप ऑफ ये प्रैक्टिकल. तो नाउ महल क्या है? एक ग्रुप ऑफ विलेजेस. ग्रुप ऑफ विलेजेस. अब जरा देखो, तो कंपनी वाज इन लॉस, गोइंग इन लॉस, सो न्यू सिस्टम वाज डिवाइज्ड. ए न्यू सिस्टम was devised. अब आ गई अर्ली 19th सेंचुरी. अर्ली 19th सेंचुरी क्या हो सकती है बताओ? अनमोल. 1810 अर्ली 19th सेंचुरी हो सकती है कि 1910? बोलो. करेक्ट. जैसा कि आद्या ने बताया कि 1800 पूरा हो गया, और फिर 1800 से 1899 ये 19th सेंचुरी है. जैसे कपिल देव ने 100 रन बना लिया, और फिर 101 रन से वो जब बढ़ रहा है 199 या 200 की तरफ, तब ये उसकी सेकंड सेंचुरी है. 200 के बाद सेकंड सेंचुरी नहीं है, अरे वो सेकंड सेंचुरी पर है. सेकंड बना रहा कि नहीं? तो 18th सेंचुरी तो पूरी हो गई 1800 होते होते. अब उस 1801 में कौन सी सेंचुरी आएगी? अब 2000 जब हुआ तो क्या सेंचुरी पूरी हुई? बोलो. 20 सेंचुरी पूरी. और 2001 आते आते कौन सी सेंचुरी आ गई? 21. अब जैसे ही 2024 है, अब 2100 आ जाएगा, तब क्या हो जाएगी? 21 सेंचुरी पूरी. और अब कौन सी आएगी? तो आप किस सेंचुरी में जी रहे हो? 21वीं शताब्दी में कि 20वीं शताब्दी में? तो आपकी 21वीं सदी है. और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ, सो अर्ली 19th सेंचुरी कब है? 1800 के स्टार्टिंग में, यानी करीब करीब मैं 1810 की बात कर रहा हूँ. ऐसा लिखा है उसमें कि नहीं? अर्ली 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में 19 वर्ड नहीं आएगा, 18 आएगा. एक घटा के देते हैं. और फिर जैसे ही वो 199 बनाएगा, मान लीजिए कोहली, तो उसके बाद लोग पूछेंगे क्या उसने सेकंड सेंचुरी पूरी कर ली? लोग कहेंगे नहीं, अभी एक रन बाकी. और जैसे 200 हो गई पूरी सेंचुरी. अब थर्ड की बात करो, है कि नहीं? फिर सेकंड सेंचुरी के बाद कोई सेकंड की बात करेगा? ये थर्ड सेंचुरी पर ऐसे. अब जरा देखो, तो यहाँ पर the revenue has to be changed again. Company official found company was going in loss. अर्पित, कंपनी को क्या था? लॉस हो रहा था, कुछ जमींदारी छोड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब नया सिस्टम चाहिए. सो कंपनी was going
इन लॉस। आप लिखते तो जा रहे हो ना, बहुत अच्छा। अच्छे बच्चे बहुत ही सिंसियर होते हैं। हाउ कुड द रेवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली एट द टाइम व्हेन कंपनी नीडेड मोर मनी? सो it has devised a new system of tax collection. तो इसने फिर नया सिस्टम चालू किया। देखो, इसके पहले हम आपको बता दें, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल जो भारत है, तो भारत में ऐसा नहीं है कि बंगाल बहुत बड़ा था। ये देखो, तो ये जो इस तरीके का ये है, तो यहाँ तक बंगाल था। तो सर प्रेसिडेंसीज है पहले तो। रेसिडेंसी थी तो यहाँ तक था। वास्तव में जब मैं कह रहा हूँ नॉर्थ और वेस्ट, तो कौन से प्रोविंस आ गए? क्या इधर वाले यूपी के आ गए? तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में तो खूब खेती होती थी, और यहाँ तक आते आते पानी कम बरसता था या कहीं सूखा भी पड़ जाता था। तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में उन्होंने क्या पाया कि इंग्लिशमैन होल्ड मैकेंजी डिवाइस्ड ए न्यू सिस्टम जो 1822 में आया। सो इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। उन्होंने मेजरमेंट का सिस्टम निकाला। बोला वहाँ पर सबकी अपनी अपनी ज़मीन थी, रेतदारी नहीं थी, निज थी। हमारी ज़मीन है तो सबकी अपनी ज़मीन की नाप जोक की, और नाप जोक करने के बाद बोल दिया कि तुमको इतना इतना देना है। मेजरमेंट सिस्टम तुमने शुरू में पढ़ा, पहला पिक्चर जो तुम्हारे बुक का है उसमें मेजरमेंट ही दिखाएगा, सबसे पहला फिगर बुक का, नहीं तो मेजरमेंट सिस्टम है। तो उसमें दिखाएगा कि कंपनी कैसे नाप जोक करे, और इसके एक पेज और पढ़ते तो पता चल जाएगा मेजरमेंट है। आगे बढ़ो, दिखाया है इसमें मेजरमेंट कहाँ पे, किस पेज पे बताओ? 6 पेज पे बता। तो वहाँ मेजरमेंट करते हुए दिखाया है कि कैसे नाप जोक की जाए। उनके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सामने रखे हुए हैं नाप जोक के। अब जरा देखो, तो इन्होंने क्या किया, सो लॉर्ड मैकेंजी, ये वर्ड याद रखिए, लॉर्ड मैकेंजी, इनका फिगर नहीं बना है, हम आपको दिखा देंगे। सो इंग्लिश मैन है, कोई बस अंग्रेज है, इसका कुछ वो नहीं है। होल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, तो एक तरीके से मैथमेटिशियन रहा होगा या पाटीदार टाइप मैकेंजी, जो जमीन को नाप जोक करता है। सो इसने क्या किया, डिवाइस्ड ए न्यू सिस्टम, कि जिसकी जितनी जमीन उतना उसका टैक्स इन 1822। अच्छा, वहां से अब तक कितने पे आ गए बताओ? कितने सालों तक कंपनी ने घाटा सहा? क्या 30 ईयर्स तक? 30 ईयर्स तक ऐसे ही चलता रहा। तो उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला और इसमें ये कहा, इन नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ बंगाल, इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ बंगाल, ये लिख लें, जो कि आज यूपी है। तो आप देख लो नॉर्थ वेस्ट में यूपी आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, दे हैव मेजर्ड द लैंड विच वाज कॉल्ड महल, ठीक है। सो दे हैव मेजर्ड द लैंड ऑफ ईच विलेज, कि जिस विलेज की जमीन कितनी है, लैंड ऑफ ईच विलेज। विलेज को क्या कहा था अभी अनमोल ने? महल, ठीक है। तो एंड ऑन दैट बेसिस दे हैव टू पे टैक्सेस। जो ज्यादा बड़ा विलेज है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ऑन दैट बेसिस, क्योंकि वहां की पूरी जमीन, यूपी की पूरी जमीन कल्टीवेबल है। ऑन दैट बेसिस, क्योंकि ये नदियों के सिल्ट से लाके बनी है ना, तो वो जमीन on that basis they have to pay taxes। कहाँ की कैसी जमीन है उन्होंने देखा
उन्होंने बोला कि यहाँ की ज़मीन अच्छी है, यहाँ शुगर केन उगाओ यूपी में, उन्होंने खुद बताया। तो शुगर केन के उगने से क्या हुआ बोलो? सौर्य को बताने दो ना। हाँ, हर चीज़ देखो कितना कि नंबर 1 पे शुगर केन है। और उन्होंने पंजाब में क्या बोला बेटा? अब 2 मंथ्स से ये कमज़ोर हुए हैं, वरना ये बहुत तेज थे। पंजाब में क्या बोला था? अभी बोला हमने थोड़ी देर पहले, तब नहीं सुन रहे थे? गेहूं उगाने को बोला। आज पंजाब में गेहूं नंबर 1 पर है। असम में बेटा क्या बोला था? चाय, चाय पे असम नंबर। उन्होंने जो जहां बोला आज उसी में इंडिया टॉप है। अंग्रेजों ने जहां जो उगवा दिया वही आज भी उग रहा है। और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कॉटन, और महाराष्ट्र में नंबर 1 पर। तो उन्होंने भारत में ये ज़मीन की देख रेख की, कैसी ज़मीन है उसके बेसिस पे ये देखा कि वहाँ क्या उगाना चाहिए। कहीं ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है। राजस्थान में उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने राजा से कहा टैक्स दो, यहाँ रेत में नहीं आने वाले। तो राजस्थान में कोई आपको एक भी ब्रिटिश बिल्डिंग मिल रही है? कहीं चले जाओ, कहीं मिलेगी। अब बंगाल में जाओ तुमको सब ब्रिटिश मिलेगा। अब मुंबई में चले जाओ बहुत कुछ है, महारानी विक्टोरिया टर्मिनल, बॉम्बे बीटी है, विक्टोरिया टर्मिनल, अभी उसे मुंबई सीएसटी कहते हैं। तो बहुत ऐसे बिल्डिंग मिल जाएंगे, सब ब्रिटिशर्स की बनी, रोड पे ब्रिटिशर्स की बनी। आप चले जाओ बांद्रा में, सड़कें भी वो पत्थरों की बनी है, ब्रिटिश पत्थर से, कभी भी वैसे नहीं। अब जरा देखो तो अच्छा, इस सिस्टम को क्या कहा गया कि ऑन दैट बेसिस दे हैव टू पे। बोलो बेटा, आरव, इस सिस्टम को क्या कहा गया? हर चीज तुम जानते कैसे? मयंक के पास बैठ के, कितनी बड़ी बात है। महलवारी सिस्टम, जितना जितना एरिया उसके हिसाब से टैक्स। महल किसको कहते हैं शौर्य? बहुत अच्छा। तो ये बताओ 1765 में क्या हुआ? किन जगहों की? कोई बात नहीं। लॉर्ड मैकेंजी ने क्या किया? तो फिर क्या कर रहे हो बैठ के? लॉर्ड मैकेंजी ने क्या किया? अच्छी बात है। लॉर्ड मैकेंजी ने बेटा क्या किया? बोलो देवांशी। हाँ, और उस सिस्टम का नाम क्या? बहुत अच्छा। और लॉर्ड डलहौजी कहाँ का गवर्नर था? ये लॉर्ड कौन था? डलहौजी है ही नहीं। अच्छा, नाउ चार्ल्स कॉर्नवालिस ने भी कुछ काम किया है कि नहीं? परमानेंट सेटलमेंट, ये इसमें लिखना पड़ेगा आपको, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया, लिख लो। और ठीक है, यहाँ तक तो कुछ नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव को मिली थी दीवानी। किसको मिली थी? रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का गवर्नर था? देर में बोलते हो। रॉबर्ट क्लाइव वाज, ठीक है। और ये बताओ कि परमानेंट सेटलमेंट किसने किया? देर में बताती हो। कॉर्नवालिस, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या किया? परमानेंट सेटलमेंट। अभी बताओ कि कॉल मैकेंजी, क्या नाम है? होल्ट मैकेंजी ने कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने रिवाइज किया टैक्स कलेक्शन को, महलवारी। दिस सिस्टम वाज नोन एज महलवारी सिस्टम। देखो इस बात को, दिस सिस्टम वाज महलवारी सिस्टम। अब देखिए मुनरो सिस्टम, हम लोग खुद ही जानेंगे कि आरव का मुनरो सिस्टम क्या है। ये आरव के ही मुख से रोजवारी सिस्टम कहते थे। रोजवारी सिस्टम कहते थे। ये सर थॉमस मुनरो ने इसे डिस्कवर किया था। इसके अंदर सर क्या था कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट के अंदर हम लोग जमींदार को अपॉइंट किया गया था, तो इसके वजह से इनकी सोच ये थी कि जो जमीन है, जो फार्मर्स है, वो उनकी खुद की जमीन है सर, तो वो उनकी खुद की जमीन के ऊपर उनका खुद का हक है, तो वो ना खुद अपने आप मतलब वो करेंगे और जो टैक्स है वो पे करेंगे। सही है,
पूरा बताया, कैसे इतना जानते हो? चलो ये समझो लॉर्ड मुनरो का ही पुनर्जन्म है। सो थॉमस मुनरो जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे, तो वहाँ के गवर्नर वहाँ के हिसाब से चलाएंगे, साउथ के थे। सो थॉमस मुनरो, द ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ देयर वर सिमिलर मूव लाइक द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। इसमें प्रॉब्लम भी आई थी। हाँ, सभी में प्रॉब्लम आएगी बाद में, तभी तो 1857 होगा। सर इसके अंदर वो प्रॉब्लम आई थी कि जो सर उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया, तो फार्मर्स इसको भागने लग गए थे। आदमी लग गए थे, वो अपनी जमीन छोड़ भागने ये लगे। सर वो सब चीज़ें उनको वहीं पे लग गई, सर वो उतना ज़्यादा टैक्स पे नहीं कर पाते थे। हाँ, यही बात। तो उन्होंने देखा दैट इज रियोतवारी सिस्टम, इट वाज ट्राइड आउट इन स्मॉल स्केल। द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरिया दैट वर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वार्स विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से जब इनकी लड़ाई हुई तो बहुत सारी ज़मीन उन्होंने टीपू सुल्तान से ले ली। तो जो वहाँ मद्रास के गवर्नर थे, सो दैट इज मुनरो, पूरा नाम क्या था? थॉमस मुनरो ने, वो गवर्नर ऑफ मद्रास, उन्होंने टीपू सुल्तान से लड़ाई की और थर्ड वार विद टीपू सुल्तान, मैसूर के, है ना? हाँ, तो वही है मैसूर और ब्रिटिश वार इसको कहते हैं। तो उससे इनको जो ज़मीन मिली उसको रियोत कहा गया और वो किसी के द्वारा थी। सो रीड एंड मुनरो अब दो अलग अलग हैं। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड था, इन सब एरिया वो जगह जगह गया और उस जगह को उसने स्टडी किया। तो जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, अब इन्होंने क्या किया मुनरो सिस्टम में, पहले हम रियोत समझें। They argued has been made directly with the cultivators who had tilled the land for generation. Their field had to be carefully and separately assessed. यहाँ पर महलवारी सिस्टम नहीं था कि पूरे के पूरे विलेज का एक साथ ले लें। The land was owned by farmers. समझ में? यहाँ विलेज वाला सिस्टम नहीं था। So the land in south, the land was owned by farmers और उस जमीन को क्या कहते थे? Which was called, ठीक है? अब देखो, and the cultivators were called as riot, and जो उसको कल्टीवेट करते थे, cultivators were called as riot. ओके, तो अब इन्होंने क्या किया? रियोट्स, अलेक्जेंडर रीड हैज सर्वेड द लैंड सेपरेटली, जिसकी जो जमीन थी उसको अलग अलग मेजर किया। सो अलेक्जेंडर रीड के पहले सर लगाए, कुछ लगाए क्या? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड has measured या surveyed the land separately, और फिर क्या किया? And fixed taxes on riyots itself, और क्या किया? And fixed taxes on riyots separately. अच्छा, आप दो चीज पूछेंगे आपसे कि इधर देखो, अलेक्जेंडर रीड ने क्या किया और थॉमस मुनरो कौन थे? दोनों चीज बताओ। थॉमस मुनरो कहाँ रूल करते थे? ईरान में कि फारस में? दोनों में। कहाँ रूल करते? बहुत बड़ी बात है, आगे का बता रहे भविष्य। और अलेक्जेंडर रीड ने क्या किया? चलो कोई बात नहीं, तुम जान गए हो। अपनी जगह बदल दो, तुम्हारा वहां पर भला नहीं हो रहा है।
क्योंकि तुम कहीं कुछ भी बोल रहे हो आज। पीछे बैठता है ना, मैं भी थॉमस मुनरो कौन थे रेहान? और अलेक्जेंडर रीड ने क्या किया? अर्पित, टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई की। लड़ाई तो नहीं की, उसने क्या किया? रियोत का जो मतलब वो दोनों ने मिलकर किया, सिर्फ मेजरमेंट किया और टैक्स सेटल किया। तो रीड और मुनरो का ये सिस्टम रियोत वाली, क्योंकि एक मेजर कर रहा है और टैक्स कर रहा है, और वहाँ का जो जनरल है उसका नाम तो आएगा ही ना। तो अगली लाइन में लिखा है कि मुनरो थॉट दैट ब्रिटिश शुड एक्ट एज ए पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रियोट्स अंडर देयर चार्ज। तो उन्होंने क्या किया कि रीड एंड मुनरो, थॉमस रीड है और दूसरा कौन है? मुनरो। मुनरो कौन था? दैट इज गवर्नर ऑफ मद्रास। थॉमस मुनरो। गवर्नर ये भी लगेगा कि नहीं? थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास। और ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड रियोतवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम इन साउथ। अच्छा, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या किया? आयुषी, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने परमानेंट और महलवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? और तीन चीज बताओगी। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या किया? बताया करो। हैं? हाँ, चार्ल्स कार्वर इसको इंग्लिश मैन भी बोलते थे। अच्छा ठीक है। और फिर चार्ल्स कार्वर ने सर परमानेंट सेटलमेंट की थी। अच्छा, और मुनरो ने क्या किया? सर मुनरो जो था सर वो ये मद्रास का वो था, क्या कहते हैं सर, गवर्नर था, और उसने जैसे सर टीपू सुल्तान के साथ मेजरमेंट की थी। टीपू सुल्तान के साथ क्यों मेजरमेंट? तो लड़ाई हुई थी शायद। हाँ, तो लड़ाई हुई थी शायद। लड़ाई हुई होगी, लड़ाई जैसे भी हुई हो। ठीक है, ये बताओ लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। अच्छा, और ये बताओ कि गवर्नर ऑफ मद्रास कौन था? मुनरो था। लॉर्ड मैकेंजी ने क्या किया? महलवारी। और जो साउथ में रियोत के मेजरमेंट्स और सेटलमेंट ऑफ टैक्स किसने किया? हाँ, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव का क्यों नाम है इस चैप्टर में? सर रॉबर्ट क्लाइव आद्या बोलो। सर मुगल, इसमें मुगल इंपीरियल ने उसको राइट टू दीवानी किया, दीवानी राइट, दीवानी। चलो, नाउ मोनरो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गया। अब आगे देखो कि नॉट ऑल वाज नॉट वेल, ऑल वाज नॉट वेल। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं चला, इतना होने के बाद भी क्यों नहीं चला? सो द कंपनी डिजायर्ड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स्ड, तो रेवेन्यू ऑफिशियल बीच बीच में हाई टैक्सेस बढ़ा देते थे, रेवेन्यू लेते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था? सो इमेजिन दैट ए न्यू सिस्टम विल ट्रांसफॉर्म द प्रेजेंट इनटू रिच इंटरप्राइजेस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो गवर्नर ऑफ मद्रास, इसके गवर्नर थे, मद्रास के थे। तो सिस्टम ठीक नहीं चला। जो फार्मर्स थे वो टैक्स को पे नहीं करते थे, हाई टैक्सेस थे, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होने वाले थे कि नहीं? सो द फार्मर्स फेल्ड टू पे टैक्सेस। तो इसकी वजह से बिकम डिजर्टेड। देखो कितना अच्छी बात देखिए,
कि अब यही चीज़ हमने पहले बता दी थी कि रेत छोड़ के चले गए अपने विलेजेस को। सर मैंने बताया। सो यानी है, आप ही बताइए। अच्छा, तो जो रेत थे या जो कल्टीवेटर से, दे हैव लेफ्ट देयर फील्ड डिजर्टेड, पूरा खाली हो गया, बोले हम खेती नहीं कर, भाग गए वहाँ से। फिर उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो जो रेत थे, रेत कल्टीवेटर ही तो हैं ये, तो रेत या कल्टीवेटर्स failed to pay taxes, failed, सर हाँ सर ऐसे अच्छा, एंड फिर क्या किया होगा बताओ? pay taxes And and leave their left fields. their लैंड्स। lands. फिर उससे क्या हुआ? सर उनको सर रेवेन्यू नहीं मिला सर। हाँ, एंड द लैंड रिमेन्ड अनकल्टिवेटेड फॉर मेनी ईयर्स। जो इन्हें कुछ होएगा नहीं तो लोगे क्या? एंड लैंड रिमेन्ड फॉर ईयर्स। उधर तो- सर एक बार स्कैरिटी भी आई थी। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है? ब्रिटिशर्स लालची थे कि उदार दिल वाले? लालची। सो क्रॉप्स फॉर यूरोप, मैंने लालच करके अपना वो सारा क्या लॉस करवाया था। हाँ। अच्छा, अगर तुम इतना ही जानते हो तो तुम क्या मुझे बता सकते हो कि ये जो दोनों पेंटिंग हैं इससे तुम्हें क्या पता चलता है? सर कि ये ब्रिटिश के, ये इंडियन के, और सब ब्रिटिश इंडियन वाली ज़्यादा अच्छी है। इंडियन वाले में तुम क्या खास बात देखते हो? सर कि इंडियन वाला सर इंडिको से बनी है। हाँ, इंडियन वाला इंडिगो से बना है, और जबकि इनका जो बना है वो वीड से बना है। नहीं सर ब्लू डाई से ब्लू ब्लू सिंथेटिक डाई। ब्लू सिंथेटिक डाई ना, तो वहाँ पर भी कुछ चीज होती थी। तो इसमें क्या है कि वो टेम्परेट क्लाइमेट में, और हम लोग कहाँ पे हैं? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ से है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन रेज सीधी पड़ती हैं, सर डायरेक्ट सनरेज। डायरेक्ट सन रेज आती है। तो यहाँ नील की खेती होती है, इंडिगो की, और इंडिगो चटक रहा है। नील देखिए आप लोगों ने, पाउडर होता है ब्लू कलर का पाउडर, कपड़ों में नहीं डालते? सर, 10 पाउडर नहीं होता, लिक्विड जैसा होता है। लिक्विड अब होने लगा है, पहले तो नील का वो आता सर था। 10 रुपए का पाउच आता है सर, व्हाइट सर स्कूल ड्रेस में डालते थे, व्हाइट कलर के सर हल्का का ब्लू हो जाता था। ब्लू हो जाता, और नहीं तो पहले नील का एक ढेला आता था पत्थर टाइप, हाँ सर। तो वो भी हम लोग फिर तोड़ के उसको मिला के करते थे। तो पहले वैसे आता था, जैसे ढेला नहीं होता है नमक का या पत्थर का, फिर अब वो भी यूज किया गया। फिर पाउडर में बिकने लगा बाजार में छान के, आजकल सर लिक्विड मिलता है। और आजकल तो लिक्विड में भी मिलने लगा है। उजाला नील नहीं होती है? उज्ज्वल मैंने भी आपको समझा। सर नहीं, उसकी तो हम दिखा देंगे कल परसों, ठीक है? सर, उज्ज्वल नील होती नहीं है आपका, नहीं यूज करते सर वो ऐसी बॉटल होती है। तो उजाला के ब्लू कलर डार्क ब्लू होती है, 1-2 ड्रॉप डाल दो तो सर, वो ऐसे कपड़े होते व्हाइट हैं। कपड़े बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? शाइनिंग अगर वो उजाला सर जो तो ब्लू होती है तो व्हाइट कपड़े में फिर ब्लू कलर की फील आती है। वो हल्का वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। तो अल्ट्रा वायलेट होता है मतलब एक इंडिगो है। तो जैसे मतलब नील होता है, इंडिगो का प्लांट होता है, तो थोड़ा पर्पल ब्लू कलर देता है, वो एक शाइनिंग दे देता है कपड़ों, जो प्लांट की साइन शाइनिंग। देता है सर, बहुत बढ़िया वाली से साइन। तो अब ये देखो, ये कौन सा क्लाइमेट है बताइए? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स यहाँ पर तो यूरोप तो ऊपर है ना, तो ये कैसा क्लाइमेट है? टेम्परेट टेम्परेट क्लाइमेट है। कोल्ड है, और ये पोलर रीजन है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इंडिगो होता है। यहाँ पे सर तो हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या अफ्रीका भी ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है? ये सब अच्छा, ब्राजील पड़ता है? नो सर पड़ता है। ब्राजील यानी जो साउथ अमेरिका का ब्राजील है वो भी पड़ता है। तो फ्रांस वाले ब्राजील में इंडिगो उगा रहे थे, स्पेन वाले अफ्रीका में उगा रहे थे, और अब ब्रिटिशर्स कहीं उगा ही नहीं पा रहे। उन्होंने कहा भारत पड़ता यहीं उगा, और नहीं। सब लोग अपने अपने मर्केंडाइज और कपड़े चटक नील रंगों में बेच रहे हैं, और हमारे कपड़े सिंथेटिक ब्लू डाई में हैं। ये तो बेकार है। उनको किसानों को बोलो, भारत के किसानों को, कि सब राइस की खेती छोड़ें और उस जमीन पे नील उगाएं। नील की जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक जाती हैं और सब कुछ सोख लेती हैं, वो जमीन बेकार हो जाती है, फिर वहाँ कभी भी राइस
नहीं हो सकता। और उसके लिए जो वात होते हैं, बर्तन होते हैं, एक बर्तन में पहले उस प्लांट के उसको पत्तियों को उबाला जाता है, फिर पत्तियों को उबालने के बाद कचरा फेंक दिया जाता है, फिर उसको दूसरे बर्तन में उबाला जाता है, फिर उसको मारा जाता है। अभी हम देखेंगे नील का प्रोसेस कितना टीडियस है, और पैर खराब हो जाएंगे, बीमारी हो जाती है लोगों को, गरम गरम भी रहता है। तो फिर उससे जो नीचे सेडिमेंट्स बचेगा, ब्लू कलर ऊपर आ जाएगा, उसको भी फेंक देंगे। सबसे पहले ये ग्रीन कलर में डेवलप होता है, फिर ग्रीन कलर के बाद ये नीला होता है। प्लांट को देख के आप कह नहीं सकते कि ये नीले रंग की रंग देगा, लेकिन बार बार उसको कूटने के बाद, ठोकने के बाद वो नीला हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये 8 घंटे का प्रोसेस है, जिसमें 8 घंटे तक किसानों को पैर से ऐसे ऐसे करना पड़ता है। अब गर्म पानी में रबर के वात भी लगता है वैसे। वहाँ 3 तरीके के बड़े बड़े बर्तन होते हैं, तो जिसमें से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में डाला जाता है। नील की खेती के आज भी जो सिस्टम्स हैं जहाँ पे होती है, वो लोग देखते हैं तो देखते हैं कि कैसे किसान हमारे यहाँ पर ये सर दिया 34 पेज नंबर पे दिया हुआ भी है सर। दिया भी हुआ है। तो इस तरीके से अब हम जरा देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्रॉप्स फ्रॉम यूरोप, तो अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स को ये भी पता चल गया था कि कंपनी ठीक से रेवेन्यू नहीं दे रही है, क्योंकि उसका सब रेवेन्यू सिस्टम फेल हो गया था, चाहे महलवारी सिस्टम हो या ब्योतदारी सिस्टम, क्या सब फेल हो चुका है। तो उन्होंने कहा जब तुम कुछ दे ही नहीं रहे हो तो कम से कम असम में चाय उगा के भेजो, कहीं से नील भेजो, सामान तो भेजो, पैसा तो नहीं दे पा रहे। तो इन्होंने अब क्या क्या करना शुरू किया, सर पंखा बंद कर दो। पंखा ये वाला, नाउ कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। ओपियम क्या होता है, अफीम की खेती। क्या तुम्हें मालूम है भारत में अफीम की खेती कहाँ होती है? दैट इज असम में, असम में, मणिपुर में, मेघालय में। और ये किसने शुरू किया? दैट इज अफीम एक नशे की नारकोटिक्स होती है जिसको अफगानिस्तान में किया जाता है। तो वो अफीम से बहुत सारा मेडिसिन भी बनाया जाता है, ड्रग्स जो नशे के या फिर नशे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसका 1 ग्राम 20,000 का आता है। तो इट इज लेकिन वो जहाँ भी होता है तो वहाँ के लोग फिर धीरे धीरे करप्ट हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो आपको मालूम है असम में, मणिपुर में जो कुकी समुदाय है, अभी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच झगड़ा हुआ था कि नहीं मणिपुर में, तो उनको अफीम की खेती करवाता था ब्रिटिश। और ब्रिटिश ने चालाकी से जो 7 नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, 7 सिस्टर्स नाम दिया, क्योंकि उनकी एक कहानी है जिसमें 7 सिस्टर्स थी, वो अपनी माँ को छोड़ के चली गई थी। तो वो सोचता था ऐसा नाम दे देंगे उनको 7 सिस्टर, तो ये भारत को छोड़ के हमारे पास आ। तो उसने उनको क्या नाम दे दिया था? 7 सिस्टर्स। बाद में जो हमारा एक उधर का सिक्किम का रीजन है उसको भी मोदी ने जोड़ दिया, बोला 8 सिस्टर्स हैं, 7 नहीं, कहानी बदल दी। किसको भाई बोला जाता है, लेकिन उन्होंने उसको 8 सिस्टर्स का नाम दिया, बोला हम तुम्हारी कहानी के हिसाब से नहीं चलेंगे। और ठीक है कि नहीं? तो जो भी है वहां पर अफीम उगाया, असम में चाय उगाई, और जरा पढ़ो क्या क्या उगाया। ओपियम एंड इंडिगो लिखा सबसे पहले। तो ओपियम कहाँ उगाया गया, बोलो? ओपियम यानी अफीम। अफीम के बल्ब होते हैं, उन्हीं में पाउडर निकलता है। अफीम के इतने इतने बल्ब होते हैं, अफीम की खेती भी दिखाएंगे। तो अफीम कहाँ उगाया बताइए? मणिपुर में। सर अभी भी उगाया जाता है? हाँ अभी भी, अभी तक हो जाना चाहिए, अब होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। ओपियम हो गया, और दूसरा क्या बोलो? इंडिगो कहाँ उगाया? देख लो, चंपारण में इंडिगो फार्मर्स, गांधी जी गए थे ना चंपारण में, वहां जला दिया गया था, चौरी चौरा कांड हुआ था। उन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशन को जला दिया था और 17 पुलिस वाले जल के मर गए थे। जब गांधी जी अहिंसा का आंदोलन कर रहे थे ना, सत्याग्रह का, तो वहाँ के लोग वहाँ इतने त्रस्त थे इंडिगो से, नील की खेती से, उन्होंने वहाँ जब लाठी मारने आए उन्हीं को दौड़ा दिया। और वो लोग पुलिस वाले घुस गए अपने थाने में, तो उन्होंने आग लगा दी। तो इनका जो सत्याग्रह आंदोलन था वो फिर उन्होंने बंद कर दिया। समझ में आया कि नहीं?
तो इंडिगो था बिहार में, कहाँ पे कराया? बिहार की जमीन बहुत अच्छी थी, कल्टीवेबल थी। और जरा देखो, सब जगह लिखा है टी इन आसाम, लिखो असम। और बंगाल में जूट है, तो जूट के भी कपड़े पहने जाते हैं। तुम्हें मालूम है, अगर बंगाल जाओ तो जूट की साड़ी खरीदो, जूट की रस्सी भी होती है, रस्सी देखी है ना, वो जो बनती है, बनाया जाता है सर, बोरी बनाई जाती है सर, बोरी और बैग, जूट के बैग भी आते हैं। कभी जूट के फ्लैग में तो लेके जूट कहाँ उन्होंने उगाया? बंगाल में। और बोलो, हाँ अभी भी शुगर केन, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, जैसे शुगर केन यूपी, वीट पंजाब, अभी भी यही सब उग रहा है। हाँ, वीट पंजाब, अच्छा। और दैट इज कॉटन कहाँ? महाराष्ट्र, पंजाब भी है। पंजाब उस समय बहुत बड़ा था, अब उतना बड़ा नहीं है। और साथ में राइस इन मद्रास, इतना सब कुछ किया। सो ब्रिटिश यूज्ड ए वैरायटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन दे नीडेड, उन्हें ये सब चाहिए था तो ये सब उन्होंने किया। सो इन कलर्स को देखो, एक है कलमकारी प्रिंटिंग शोन बाई आंध्र प्रदेश इन इंडिया, और फ्लोरल प्रिंट जो कि विलियम मॉरिस ने बनाई है ब्रिटेन में। तो पहली कलमकारी है जो कि भारत की है, और दूसरी विलियम मॉरिस की पेंटिंग है। द ब्लू कलर इज प्रोमिनेंट इन बोथ, क्या दोनों में ब्लू कलर प्रोमिनेंट है? तो बंगाल में जूट, जूट की स्पेलिंग क्या होती है? JUT। अब देखो, अब द ब्लू कलर में एक तो इंडिगो से हुआ है, और वो लोग किससे यूज करते थे? ब्लू डाई, वो लोग डाई से करते थे, और यहाँ पर इंडिगो से होता था। तो ये कलर जो हमारे यहाँ का, ये ज्यादा चटक है, ज्यादा बढ़िया था सर। हाँ। और इसमें लिखा है कि टेम्परेट जोन में वोड उगाया जाता है, विच इज इजिली अवेलेबल, वोड से बना है। अब देखो, वाई द डिमांड ऑफ इंडिगो में 7वीं लाइन पे वोड लिखा है, 7वीं 8वीं लाइन। ये सर टेम्परेट जोन में वोड वाज अवेलेबल, लेकिन वो इतना अच्छा कलर नहीं था। ये सर इसे सर इंडिगो की जगह यूज कर सकते थे सर, ये रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिगो था। हाँ, so India at that time India was biggest supplier of indigo to world. India was biggest supplier of indigo. Indigo is better. Indigo is cultivated in tropical climate, while woad is cultivated in temperate climate. Temperate climate में सर्दी रहती है, और tropical climate में गर्मी रहती है। एग्जैक्ट धूप उधर ही पड़ती है ना। Is cultivated in tropical climate. वो लोग गोरे होते हैं। Climate and wood is cultivated in temperate का मतलब cold, cold climate. Indigo is dark and shiny than wood. Both are blue, ये दोनों ही ब्लू हैं, लेकिन ये ज्यादा शाइनी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हाउ हैरासिंग इज द कल्टीवेशन ऑफ वोड, ये हम लोग देखेंगे।
How indigo was made during British time? Indigo has been part of India's cultural heritage going back over 4,000 years. Around the time of the Indus Valley Civilization of Kangarapata, ये देखो इंडिगो की खेती Kangarapata है. cultivates 1,000 acres of indigo crop. अब देखो Through the production process of this precious product, ये उसका पल्प है. a process which uses only traditional, time-tested methods. Pure, natural indigo dye. ये पैर से चला रहे हैं. First, the land must be ploughed well by tractor. ये देखो. It takes 8 kilograms of good quality indigo seeds. फिर इसमें ये सीड डाला गया इंडिगो का. फिर इसकी खेती हुई. फिर खेत से निकाला गया. फिर इसको ले जाया गया. अब देखो. ये इंडिगो आ गया. ये अभी भी पुराना प्रोसेस कर रहे हैं। ये पुराना प्रोसेस ही दिखा रहे हैं. अब इसको They are बॉईल then किया जाए. transported to the water tanks. इसको सबसे पहले फर्मेंटाइज किया जाएगा, सड़ाया जाएगा. ये फर्मेंट में डाला जाएगा. तो धीरे धीरे इसमें बुदबुदे उठने लगेंगे. जैसे सब्जी नहीं सड़ जाती है वैसे. ये सब दबा दिया गया है ऊपर लकड़ी से. ये पूरा पानी में डूबा रहे, नहीं तो जो ऊपर रहेगा वो तो Using निकल iron जाएगा. rods अभी and डूब wooden गया logs, पानी. the plants are pressed down into the water-filled tanks. वाटर फील्ड टैंक इसको प्रेस कर दिया. ये देखो पूरा पानी में डूबा है. तो जब सड़ जाएगा तो इसका अलग ही कलर हो जाएगा. कलर हो गया अलग. कितना टाइम लगता है इसको? The leaf-soaked water, now green, is released into the second tank. पूरा प्रोसेस बुक में लिखा है इसी चक्कर में. ये देखो अब दूसरे टैंक को डाल दिया. उसमें से निकाल के उसका पानी हटा दिया. ये फेंक दिया. पानी की जरूरत नहीं है. हमको नीम का पाउडर चाहिए. पानी को हरा नहीं करता। पानी भी इसका विषैला होता है. अगर ये रिवर में छोड़ा जाए तो सब मछलियां मर जाती हैं. तो सर प्लीज पानी ज़्यादा कर. रिवर में. और कहाँ फेंकोगे? सारा फैक्ट्री का पानी भी रिवर में ही जाता है. जहाँ जहाँ पे कहाँ फेंकोगे? क्या सब स्टील तक ले जाओ? अब ये देखो. This water is fermented manually by the workers. कितना टीडियस जॉब है. ये देखो. अब ये क्या कर रहे हैं? कलर चेक कर रहे हैं कितना नीला हुआ. ये कितना मेहनत का प्रोसेस है ना. एक हफ्ता लगता है इसे नील बनाने. सर ये जो ये जैसे पाउडर बन जाएगा. अब देखो अभी वो उसका पानी फेंक दिया है. जो चीज है उसको मिक्सिंग कर रहे हैं और गहरा कर रहे हैं. बस उसको टर्बुलेट करना है, हिलाना है.
उस समय ऐसे ही किया जाता था। अब इसे छाना जाएगा, इसके ये फ्रेम को हटा दिया जाएगा। ये झाग है, ये देखो कूड़ा हटा दिया। Once the sediment forms, it is released into another, smaller tank.